गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसका कोड आपका EB5312, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिम्बर एज अ बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? टिम्बर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टिम्बर होता क्या है। टिम्बर होता है, देखो, ये हमको ऑब्टेन्ड होता है ट्री से। ठीक है, आप वुड जानते होंगे, वुड को ही हम क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग फॉर्म में? टिम्बर्स कहते हैं। ठीक है, वुड्स नहीं कहते, टिम्बर्स कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में? इसका देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ यूज़। जैसे कि डोर्स बनाते हैं, जैसे कि विंडो बनाते हैं, जैसे कि फर्नीचर्स बनाते हैं, जैसे कि हम फॉर्मवर्क में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फाउंडेशन की एग्जांपल की बात करूं तो देखो, आज से 400 साल पहले एक हमारे इंडिया में एक स्ट्रक्चर्स बनाया गया, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, आज भी वो खड़ा है अपने अपने जगह पे। ठीक है, वो कौन सा स्ट्रक्चर्स है? वो है ताजमहल। ताजमहल का जो फाउंडेशन है वो टिम्बर्स से बनाया गया है। ठीक है, उसमें जो फाउंडेशन में जो यूज़ हुआ गया है, टिम्बर्स यूज़ हुआ, मतलब कि 400 साल से वो टिम्बर वहाँ पे एज इट इज़ है। ठीक है, मतलब कि इसका काफ़ी पुराना, बहुत ही पुराने एंशिएंट टाइम से हम इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये हमको कहाँ से ऑब्टेंड होता है? ये हमको ऑब्टेंड होता है ट्री से। अब देखो, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं टिम्बर की। तो बेसिकली यहाँ पे टाइमर लिखा हुआ है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर हो जाएगा ये। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 टाइप में हम इसको क्लासीफाई किए। कौन कौन से टाइप में? पहला तो आपका स्टैंडिंग टिम्बर, दूसरा आपका रफ टिम्बर, एक्चुअली इसको भी आप करेक्ट करना, ये रफ टिम्बर आएगा, एंड कन्वर्टेड टिम्बर्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 भाग में हमने इसको क्लासीफाई किया। अब तीनों के करके एक एक करके समझते हैं। देखो, स्टैंडर्ड टिम्बर क्या बोलता है? द टिम्बर इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ट्री, मतलब कि किसी भी पेड़ को काटने से पहले जो भी वो टिम्बर्स होता है या फिर वो जो भी ट्री होता है लिविंग फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग टिम्बर। तो फिर ये रफ टिम्बर क्या होता है? अब किसी भी पेड़ को काटने के बाद अगर हमको उससे प्राप्त कोई भी टिम्बर, वो क्या कहलाती है? रफ टिम्बर। मतलब कि द टिम्बर इन द फॉर्म ऑफ फेल्ड ट्री। फेल्ड का मतलब क्या होता है? आपका कटिंग। ठीक है, फेल्ड का मतलब क्या होता है? आपका कटिंग ऑफ ट्री। ठीक है, तीसरा आपका कन्वर्टेड टिम्बर। क्या तो बोल रहा है? देखो, द टिम्बर वैन सॉन इन टू वेरियस मार्केट साइजेस लाइक बीम्स, पैटर्न, प्लैंक्स। मतलब कि वो टिम्बर, मान लो हमको पुराने ज़माने में, आपको याद होगा पुराने ज़मानों में हम क्या करते थे? बीम लकड़ी का हुआ करता था आमतौर पर हमारे घरों में। ठीक है, लकड़ी के जब घर बनते थे तो उसमें जो बीम का यूज़ होता था, जो बैटन्स यूज़ होते थे, ठीक है, उनका भी कुछ शेप एंड साइज हुआ करता था। अगर उस शेप एंड साइज में हमने टिम्बर को कट करके, ठीक है, उसको चीर वीर के हमने अगर मार्केट में जो भी अवेलेबल होता है हम उसको बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। मतलब कि किसी पेड़ को काटने के बाद उससे प्राप्त लकड़ी को आवश्यक रूपों में हम क्या करते हैं? उसको चेंज करते हैं, उसके कन्वर्ट करते हैं उसके शेप में, साइजेस में। इसको, इस टिम्बर को हम बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज देखते हैं कि ये टिम्बर हमको कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, और हम अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हम कौन से टाइप के ट्री का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम 2 टाइप का यहाँ पे हम ट्रीज पढ़ेंगे। पहला तो आपका एंडोजीनियस ट्री। जनरली हम इसको यूज़ नहीं करते हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पस में, हम यूज़ करते हैं इसके अलावा हमारे पास एक्सोजीनियस ट्रीज। ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है। ठीक है, तो देखो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द ट्री विच ग्रोज इन आउटवर्ड क्रॉस outward across horizontal section of stem are called exogenous trees। ठीक है, these trees are only fit for engineering construction। समझते हैं क्या बोलते हैं? ऐसे पेड़ जिनके तनों की वृद्धि, ठीक है, बाहर की तरफ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोजीनियस ट्री। ठीक है, आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, ये जो ट्री है यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स में दिख रहा है, ये एक एक्सोजीनियस ट्रीज है। ठीक है, ये इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं, इनके हम वुड्स को यूज़ करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में, और सबसे ज़्यादा हम यहीं से ही उठाते हैं, हम जो भी हमको कंस्ट्रक्शन वर्क में जो भी हमको ट्री चाहिए होता है। ठीक है, अब ये जो देखो ट्री है, क्या लिखा हुआ है? एक्सोजीनियस ट्री आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब कि क्या, ये जो एक्सोजीनियस ट्री है इसको भी फर्दर हमने क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप में। कौन कौन से 2 टाइप में? पहला तो देखो कॉन्फेस, दूसरा होता है आपका डेसिडियस। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। तो कॉन्फेस, या फिर इसको और क्या बोला जाता है? एवरग्रीन ट्री। ठीक है, इससे जो लकड़ी हमको मिलता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है,
और दे हैव पॉइंटेड लीव्स। तो देखो सबसे पहले मैं इसको समझा दूँ, एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, हमेशा हरा भरा रहने वाला ट्री, ठीक है। इसलिए इसको हम इसलिए हम इसको एवरग्रीन ट्री बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि क्या, इसमें कभी पतझड़ नहीं होता, ठीक है। और जो भी कॉन्फाइर ट्री से जो भी हमको लकड़ी मिलता है या फिर जो भी हमको टिम्बर मिलता है वो लगभग थोड़ा सा सॉफ्ट वैरायटी का होता है, और जो वेट होता है वो लाइट वेट होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है। तथा इसमें क्या होता है, जो एनुअल रिंग्स होता है इसमें हमको क्लियर दिखाई देता है। ये एनुअल रिंग्स क्या होता है हम ये आगे देखने वाले हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखो ट्रीज के, एक तो देवदार होगा जो अपने नाम सुने हो, पाइन है, चीर है, ठीक है, ये सब कुछ उसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद सेकंड है हमारे पास, ठीक है, डेसिडियस ट्री, ठीक है। देखो ये क्या है, दिस हैव हार्डवुड, दिस हैव ब्रॉड लीव्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, टीक, साल, शीशम। मतलब कि ये ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां एक मौसम में गिर जाती है, और इससे जो प्राप्त हमको टिम्बर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और हैवी वेट होता है, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। और एक चीज़ और, इसमें क्या होता है, एनुअल रिंग्स हमको साफ तौर पर नहीं दिखाई देती ढंग से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे, टीक, साल एंड सीसम। अब देखो ये है आपका एनुअल रिंग, ठीक है। ये जो आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये कहलाते हैं एनुअल रिंग्स, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है एनुअल रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ईच ईयर द ट्री फॉर्म्स इन न्यू सेल्स arranged in concentric circle called annual rings or annual growth of rings. These annual rings show the amount of wood produced during one growing season. जितना ज़्यादा आपका ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ट्री क्या होगी, पुरानी होगी, ठीक है। एनुअल रिंग्स का यही मतलब है, ठीक है, एनुअल रिंग्स जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं जो कि हमको काम आने वाले हैं, जैसे, ठीक है, जिसको हम हेडिंग दे रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ वुड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं एक स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ जिसमें आपको कुछ कुछ नाम देखने को मिल रहा होगा। इसमें जो सेंटर वाला पोर्शन हम इसको क्या बोल रहे हैं, पिथ, पिथ बोल रहे हैं। उसके पिट के बाद आता है आपका हार्टवुड आता है, देखो मैं मार्किंग भी कर देता हूँ। पहले आया आपका पिट, ये जो काला वाला भाग दिख रहा है सेंटर वाला, ये होता है पिट। पिट के बाद आपका फॉर्म होता है आपका क्या, हार्टवुड। देन उसके बाद आपका फॉर्म होता है आपका सैपवुड। सैपवुड के बाद आपका क्या फॉर्म होता है आपका, कैम्बियम लेयर, ठीक है। तो ये सब कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है। ये बाहरी वाले पोर्शन को बोला जाता है आउटर बार्क, अंदर वाले को बोलेंगे इनर बार्क, ठीक है। और ये जो रिंग्स दिख रहे हैं आपको, इसको क्या बोला जाता है, ग्रोथ रिंग्स बोला जाता है, ठीक है। और ये जो रेडियल डायरेक्शन में आपको ये रेज दिख रहे हैं, ये बोला, इसको रेज बोला जाता है, या फिर इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, हाँ, इसको मेडुलर रेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एक और नाम आ गया रेस का, ये मेडुलर रेस होता है जो रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन्हीं को हमको एक एक करके पढ़ना है, तो क्या बोलता है देखते हैं, ठीक है। तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ वुड से, ठीक है। तो सबसे पहला देखो क्या बोल रहा है, बार्क। बार्क इज ए थिन, रफ एंड डेंस कवरिंग डेट सराउंड द ट्रंक्स, ठीक है। बार्क क्या बोल रहा है, किसी पेड़ के तने में बाहरी परत जो पेड़ को एटमॉस्फेयर इफेक्ट से बचाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बार्क। तो इसका पिक्चर्स देखो, जो मैंने क्या बताया, ये क्या है, जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है आपका, ये जो कहलाता है आपका बार्क कहलाता है। और इसको क्या बोलते हैं, आउटर बार्क, ठीक है, आउटर बार्क बोलते हैं। ये क्या काम कर रहा है आपका, ये एटमॉस्फेयर इफेक्ट से इसको बचाता है, किसको, आपके पेड़ को, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो कैमेबियम लेयर, ठीक है। जो कैमेबियम लिखा है बेसिकली कैमेबियम लेयर है। कैमेबियम इज ए थिन, ब्रैकेट में आपका माइक्रोस्कोपिक लेयर ऑफ वुड सेल्स एग्जिट इनसाइड द बार्क, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वैस्कुलर कैम्बियम लिखा हुआ है, बेसिकली क्या है ये कैम्बियम लेयर, क्या होता है, पेड़ के तने में जो सैपवुड और बार के बीच में एक थिन लेयर होता है। मतलब कि देखो एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये जो सैपवुड है, सैपवुड का लेयर है, और इस बार्क लेयर के बीच में जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कहलाता है कैमेबियम लेयर, ठीक है। क्या कहलाता है, कैमेबियम लेयर, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कैमेबियम लेयर है ये सैपवुड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये फिक्स नहीं रहता, ये धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये सैपवुड में कन्वर्ट होते जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, ठीक है। अब एनुअल रिंग्स तो हमने आंसर पढ़ ही लिया है क्या होता है एनुअल रिंग्स, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, फिर भी पढ़ लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ वुड टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली अंडर द बार्क इन द कैमिबियम लेयर रिजल्टिंग रिंग नोन एज एनुअल रिंग्स, ठीक है। द विड्थ ऑफ रिंग डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्री, ठीक। मैं जैसे ही पहले बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा एनुअल रिंग्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, ओल्ड होगी हमारी ट्री, ठीक है। उसका ईयर्स बढ़ उतना ही ज़्यादा पुराने होगी वो ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपको देखो पिट। अब पिट क्या होता है देखो, पिट जो होता है आपका, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये ब्लैक वाला, ठीक है। जब पेड़ क्या होता है, जब नया होता है स्टार्टिंग में, तो ये जो सबसे पहले पिट फॉर्म होता है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ते जाती है, ये पिट क्या होता है, छोटा होते जाता है, और इसके बदले कौन आ जाता है, हार्टवुड आ जाता है, ठीक है। ये हार्टवुड आ जाता है, और ये इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, हम किसको क्या बोल रहे हैं, पिट, ठीक है। याद रहेगा पिट। इसी को और क्या बोल सकते हैं अपन, मेडुला भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये तो हो गया आपका पिट, ठीक है। इसको सेलुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका देखो हार्टवुड। क्या बोल रहा है, हार्टवुड इज द इनर पार्ट ऑफ ट्रंक इज मेड ऑफ डेड टिश्यू विच प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ट्री। हार्टवुड दैट इज द ओल्डर वुड इज डार्कर, ड्रायर एंड हार्डर देन द आउटर पार्ट। समझते हैं इसको क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले समझ लो हार्टवुड कहाँ पे होता है। हार्टवुड होता है देखो, ये जो पिट दिख रहा है आपको, इस पिट जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसके जो बाद वाला जो लेयर्स होता है, ठीक है। ये पिट बाद में हट जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे एज होते जाएगा, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका हार्टवुड आ जाएगा। मतलब कि पेड़ के तने में पिट के चारों तरफ जो डार्क कलर की एक टिम्बर, वो क्या कहलाती है आपकी, हार्टवुड कहलाती है, ठीक है। तो ये इसका मीन, ठीक है। सैपवुड तो आपको पता ही है, उसके बाद वाला लेयर क्या कहलाता है, सैपवुड कहलाता है। तो देखो सैपवुड कैसा दिखता है और हार्टवुड कैसा दिखता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसिंग की, टिम्बर प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो टिम्बर प्रोसेसिंग में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कटिंग का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, इनको स्टडी करते हैं। द ट्री शुड बी कट आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी। मतलब कि एक पेड़ की समय सीमा होती है, एक उसकी एज होती है, उसके बाद ही उसको कट करना चाहिए। मतलब कि हो सकता है कि उसकी जब तक हमारा ट्री है वो मैच्योर नहीं हुआ है, उससे पहले हम इसको कट नहीं कर सकते, ठीक है। ट्री शुड नॉट बी कट बिफोर दी कट एज ऑफ मैच्योरिटी बिकॉज इट विल कंटेन सॉफ्ट पोर्शन। मतलब कि अगर आप इसको मैच्योरिटी से पहले कट कर देंगे, तो जो भी आपको वुड्स मिलेगा, टिम्बर मिलेगा, वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। इट शुडंट कट आफ्टर द एज ऑफ मैच्योरिटी बिकॉज इट विल कंटेन डीके पोर्शन। मतलब कि क्या बोल रहा है, इसका जो एज ऑफ मैच्योरिटी का जो टाइम होता है, उसके बाद भी इसको नहीं कट करना चाहिए। क्यों, बिकॉज ऑफ डीके। उसमें क्या, आफ्टर द एज ऑफ मैच्योरिटी इसमें क्या हो जाता है, कुछ डीकेज हो जाता है। डीके मतलब कि क्या होता है, क्षयन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब एज ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है, देखो एज ऑफ मैच्योरिटी मतलब कि ये होता है, इसका जो रेंज होता है किसी भी ट्रीज के लिए, लगभग ये होता है 50 से लेकर के 100 साल। मतलब कि अगर आपको कल को ट्री अगर कटिंग करनी है किसी भी जगह का, तो आपको कटिंग करना है, वो अगर उस ट्रीज को अगर 50 साल से ऊपर और 100 साल से कम है, तो आप उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है उसका कटिंग का टाइम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द ट्री शुड बी कट इन दिस सीजन व्हेन इट कंटेन्स यूज मॉइस्चर, ठीक है। फॉर प्लेन एरियाज विंटर सीजन इज सुटेबल and for hilly areas summer season is suitable. The tree should be cut in such a manner that the maximum length of timber should be obtained, hence it is generally cut near the roots, ठीक है। तो देखो एक 50 से 100 साल पूरा के बीच का जो हमारा ट्री होता है, कुछ इस टाइप से दिखता है जनरली, ठीक है। आपको टिम्बर मिल्स में अगर आप जब कभी भी जाएंगे, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जनरली जो टिम्बर यूज़ होता है, वो लगभग वो 50 to 100 ईयर के बीच का होता है, ठीक है। वहाँ पे जो भी हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज क्या होगी, वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मतलब कि अगर 50 साल से पहले अगर हम काट दें, तो हमको सॉफ्ट वाला पोर्शन टिम्बर मिलेगा, और आफ्टर द मैच्योरिटी, एज ऑफ मैच्योरिटी के बाद काटेंगे, तो हमको कैसा मिलेगा, इसमें जो पोर्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है सीजनिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि क्या होता है सेसनिंग का प्रोसेस, सीजनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो क्या लिखा है, इन फ्रेश टिम्बर रिसेंटली कटेड फ्रॉम द ट्री द मॉइस्चर कंटेंट इज फाउंड मोर देन 50% ऑफ इट्स ड्राई वेट। जब कभी भी हम लोग पेड़ को काटते हैं,
पेड़ को काटने के बाद उसमें क्या होता है, लगभग 50% जो भी उसका ड्राई वेट होता है, लगभग उतना वाटर इसमें होता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन दिस मॉइस्चर शुड बी रिमूव्ड, मतलब कि अब हमको क्या करना पड़ता है, इस जो ये जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, हमको इसको क्या करना है, रिमूव करना है। ये जो मॉइस्चर रिमूव करने का प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर्स। तो क्या लिखा है देखो, देन दिस मॉइस्चर शुड बी रिमूव, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द टिम्बर इज नोन एज सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है। कितना रिड्यूस होता है, लगभग 8 से 12% रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखो मॉइस्चर रिड्यूस करने के लिए हमारे पास, देखो अब इसमें मॉइस्चर ना दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। कौन कौन से दो फॉर्म में, पहला तो होता है वाटर के फॉर्म में, दूसरा होता है सैप के फॉर्म में। अब सैप क्या होता है, किसी भी पेड़ के तने में क्या होता है, भोजन के रूप में उपस्थित एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। जनरली आमतौर पर आपने ये सब देखा भी होगा, ट्री ट्री से क्या होता है, लार्वा ऐसा कुछ, ऐसा लार्वा टाइप का कुछ ऐसा टपकते रहता है, ठीक है, थोड़ा सा जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, आमतौर पर आप लोग देखे भी होंगे, उसको क्या बोलते हैं, हम सैप बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ से बनता है, ये बनता है आपके पित्त से या फिर मेड्यूला से बनता है, ठीक है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो इनकी ब्रांच या फिर इसके लीफ या फिर इसके बहुत सारे पार्ट्स, जैसे नॉट्स वॉट्स पार्ट्स वाले हिसाब से ये बहते रहता है, ठीक है। तो ये तो था आपका सैप, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है सीजनिंग के, देखो ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किसका वेट, रिड्यूस कर रहा है वेट किसका, टिम्बर्स का, ताकि हमको ट्रांसपोर्टेशन इजी पड़े, ठीक है। और क्या बोल रहा है, द चांसेस ऑफ श्रिंकेज दैट इज रिडक्शन इन वॉल्यूम डिक्रीजेस। और क्या बोल रहा है, द चांसेस ऑफ डीके ऑफ टिम्बर रिड्यूसेस। और क्या बोल रहा है, टिम्बर बिकम्स वर्केबल एंड ड्यूरेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एडवांटेजेस का, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंक्रीजेस। सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, इट विल बी सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेकोरेटिव इफेक्ट। और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, टिम्बर विल बिकम मोर सुटेबल फॉर यूज एज अ फ्यूल, ठीक है। तो ये उसका कुछ एडवांटेज हो गया, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर द सीजनिंग। कौन कौन से, पहला तो आपका नेचुरल सीजनिंग, दूसरा आपका आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग मतलब कि आमतौर पर नॉन नेचुरल एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो भी सीजनिंग होती है उसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल सीजनिंग, ठीक है। द टिम्बर पीसेस आर स्टैक्ड आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब ये जो टिम्बर के पीसेस होते हैं इनको हम क्या करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देते हैं या फिर वर्टिकली प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, दिस मेथड क्या बोल रहा है, ये चीप है और बहुत ही सिंपल है। इट इज़ यूजुअली टेक्स अप टू 2 to 4 years, अरे बाप रे, ठीक है, इट इज़ यूजुअली टेक्स अबाउट 2 to 4 years टू मेक टिम्बर फिट फॉर दी वर्क ऑफ कारपेंटर। मतलब कि अगर नेचुरल सीजनिंग अगर आप कर रहे हो तो लगभग आपसे 2 से 4 साल आपको लग जाएगा इसको कंप्लीट सीजनिंग होने में, ताकि इसके ऊपर कारपेंटर वर्क कर सके, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या चाहते हैं, ये एक देखो नेचुरल प्रोसेस का एक तरीका है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, आमतौर पर आप टिम्बर जहाँ पे टिम्बर जहाँ पे होता है, ठीक है, टिम्बर मिल्स अगर आप जाएंगे या फिर जहाँ पे भी कारखाने होते हैं जहाँ पे आपका टिम्बर कटिंग होता है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए आप ऐसे टिम्बर्स पहले के टाइम पे रखे हुए होते थे। किस लिए रखे थे, ताकि इसकी सीजनिंग हो सके, ठीक है। ये तो था नेचुरल प्रोसेस। आज के डेट में हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम इतना वेट कर सकें 2 से 4 साल, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल सीजनिंग, ठीक है। मतलब कि हम कुछ इंजीनियरिंग लगा के हम क्या कर रहे हैं, सीजनिंग करा रहे हैं किसका, टिम्बर्स का। जैसे कि पहला आपका बॉइलिंग मेथड, दूसरा आपका केमिकल सीजनिंग, तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, चौथा आपका क्लीन सीजनिंग और पांचवा आपका वाटर सीजनिंग, ठीक है। तो देखते हैं बॉइलिंग मेथड्स में क्या होता है। देखो ये एक आपको पिक्चर्स दिख रहा है आपका एक, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉइलिंग सीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो टिम्बर सेक्शन आर प्लेस्ड इन ए बॉइलिंग फॉर 3 to 4 hours। आफ्टर दिस टिम्बर इज सब्जेक्टेड टू नेचुरल ड्राइंग। इट इज वन ऑफ द क्विक मेथड्स एंड दिस सेक्शन में बी सब्जेक्टेड टू श्रिंकेज एंड स्ट्रेंथ में रिड्यूस। श्रिंकेज भी रिड्यूस हो रहा है, साथ में इसका स्ट्रेंथ भी इसके साथ रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग मेथड्स। नेक्स्ट है आपका केमिकल सीजनिंग। अब इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट और यूरिया यूज़ कर रहे हैं एज अ एजेंट फॉर सीजनिंग। इसको हम क्या कर रहे हैं, जब इन दी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं किसमें, टिम्बर्स के ऊपर, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, द इनर, सबसे पहले जैसे इसको हम अप्लाई करते हैं इन ड्राई स्टेट में, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका इनर सरफेस टिम्बर का ड्राई हो रहा है, देन उसके बाद आपका आउटर सरफेस ड्राई होता है, ठीक है। दिस एंश्योर्स यूनिफॉर्म सीजनिंग, मतलब कि केमिकल सीजनिंग से जो भी सीजनिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म इन नेचर,
ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस सीजनिंग इज 30 to 40 days, लगभग मतलब कि हमको एक सीजनिंग करने में एक टिम्बर्स की 30 से 40 दिन लग जाती है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक सीजनिंग। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू टिम्बर लॉग्स। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस सीजनिंग इज 5 to 8 आवर। मतलब कि क्या, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसमें सीजनिंग करा रहे हैं, और इसको लगभग हमको सीजनिंग कराने में हमको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है आपका 5 to 8 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका वाटर सीजनिंग। इन वाटर सीजनिंग क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, हम हमारे अगर आपके आसपास कहीं नदी वदी बह रही है, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो टिम्बर्स होते हैं इनका हम गट्ठा बना करके हम क्या करते हैं, उन वाटर्स को उन रिवर्स में हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं अपस्ट्रीम साइड से, और उसको किसी डाउनस्ट्रीम साइड्स में जा करके कलेक्ट कर लेते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपके वुड्स में जो भी सैप्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड्स, वो क्या हो जाते हैं, रिमूव आउट हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, इन इन गट्ठों को, लकड़ी के टिम्बर्स को हम क्या करते हैं, अलग से इसको रख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, ताकि उसमें से वाटर रिमूव आउट हो जाए। ठीक है। तो देखो इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें लगभग हमको 2 से 4 हफ्ता लग सकता है। तो ये हो गया आपका वाटर सीजनिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लीन सीजनिंग। ठीक है, आपको देखो पिक्चर्स दिख रहा होगा, तो क्या लिखा है, इन क्लीन सीजनिंग टिम्बर इज प्लेस्ड इन ए चैम्बर विद सम स्पेशल हीटिंग अरेंजमेंट। मतलब कि कोई आपके पास गोडाउन जैसा जगह होगा जहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ पे सीजनिंग कराते हैं टिम्बर्स का। इन दिस प्रोसेस वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, दैट हीटिंग सिस्टम शुड बी अंडर कंट्रोल। मतलब कि क्या बोल रहा है, जो भी हम हीटिंग करा रहे हैं उसमें जो भी टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अदरवाइज होगा क्या, हो सकता है कल को आग लग जाए अगर अंडर कंट्रोल नहीं रहा हमारा हीट तो वहाँ पे। ठीक है। और क्या बोल रहे द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीजनिंग इज 3 to 12 days। ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो दिस इज ए क्विक प्रोसेस। तो ये हो गई आपकी सीजनिंग। ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम इसके कुछ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स इन टिम्बर्स। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि डिफेक्ट क्या क्या होते हैं, और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफेक्ट ऑफ वुड्स के बारे में बताइए। ठीक है। तो कुछ ये बेसिक्स थे आपके। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।